नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी जिसके तहत हम क्लास 7 के चैप्टर एनसीईआरटी के 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले जो 3 चैप्टर पढ़े थे वो कहीं ना कहीं हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर थे, भूगोल के चैप्टर थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। आज का जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर आपका 4 है और यह कहीं ना कहीं आपका इतिहास या हिस्ट्री का चैप्टर है। इसका चैप्टर है इतिहास का चैप्टर है। आप देखोगे नई एनसीईआरटी के जो है इन्होंने 4 पार्ट कर रखे हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इस टाइप से डिवाइड कर रखा है इन्होंने एक ही बुक को। तो आज का जो पोर्शन पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे आपका हिस्ट्री का, ठीक है ना। देखते हैं कंटेंट। इस चैप्टर में बेसिकली हम कहीं ना कहीं जो चैप्टर का नाम ही देखिए, नवारंभ किसका, नगर और राज्य का। न्यू बिगनिंग बोल रहे हैं, सिटीज एंड किंगडम। मतलब इस समय इस चैप्टर के अंदर उस समय की बात कर रहे हैं, इतिहास की। ये लमसम आपकी महाजनपद या जनपद या कह सकते हैं भारत के अंदर जब द्वितीय नगरीकरण हुआ था उस समय की बात कर रहे हैं। प्रथम नगरीकरण तो आप देखते हो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वो समय था। और द्वितीय नगरीकरण कहीं ना कहीं आपके महाजनपद या जनपद थे, उस समय की बात कर रहा है। तो उससे संबंधित चैप्टर है, तो इसमें बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे, एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे। तो आप अच्छे से इस चैप्टर को, जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, लेक्चर समझा रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इस चैप्टर के शुरू में ही एक प्रसिद्ध जो आपका अर्थशास्त्री था कौटिल्य, उसने एक बहुत ही शानदार एक कह सकते हैं एक कंटेंट में उसका अर्थशास्त्र का, कौटिल्य का एक शानदार कंटेंट इसके ऊपर चैप्टर के आरंभ में दे रखा है। उस पर चर्चा करते हैं। उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने राज्य की संकल्पना किस प्रकार से बताई है, राज्य को क्या माना है, किस प्रकार से एक राज्य होना चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसको कौटिल्य ने बहुत अच्छे से समझाया है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है, इसकी प्रस्तावना देते हैं। प्रस्तावना राज्य की संकल्पना के रूप में देख रहे हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य का एक ग्रंथ था अर्थशास्त्र। ये आपको ध्यान रखना, यही पूछते हैं एग्जाम में कि कौटिल्य का कौन सा ग्रंथ था। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो था उनका ग्रंथ था। उनके एक उदाहरण से होता है जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत और नगर नियोजन की नींव रखता है। ये ध्यान रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछता है कि सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था। तो सप्तांग सिद्धांत है, सप्तांग जो सिद्धांत है ये भी किसने दिया था, कौटिल्य ने दिया था, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। सप्तांग सिद्धांत जो है एक राज्य के संबंध में, एक राज्य के संबंध में दिया गया था कि साथ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वो जो सिद्धांत था कहीं ना कहीं कौटिल्य के द्वारा दिया गया था। और साथ में ही नगर नियोजन की नींव रखता है। ये जो सिद्धांत है इसके बारे में कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि नगर नियोजन की नींव किस प्रकार से रखी जाएगी। ये संपूर्ण चीज़ें कहीं ना कहीं कौटिल्य के जो कथन है, ये जो इसने जो वक्तव्य दिया गया है शुरू में, उसके बारे में ये चीज़ें बताता है। तो कौटिल्य के अनुसार एक आदर्श राज्य की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक राज्य है वो आदर्श राज्य होगा तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तब भी वो क्या होगा, एक आदर्श राज्य के रूप में आपके सामने स्थापित होगा। तो पहला उसने कंटेंट बोला है कि सुरक्षा। आप देखते हो कहीं पे भी आप कोई भी राज्य है, सबसे महत्वपूर्ण उसकी सुरक्षा का संबंध है। सुरक्षित होगा तभी एक राज्य कहीं ना कहीं संयमित रूप से, व्यवस्थित रूप से अपना शासन कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है ना। आप कोई वर्तमान समय में देख लीजिए, कोई भी देश सबसे पहले अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। उसी के लिए क्या बोला, देखो, सुरक्षा और सिक्योरिटी। राजधानी और सीमा नगरों की दुर्गबंदी करना, मतलब जो भी आपके राज्य है, राजधानी है, उसका क्या करना, दुर्गबंदी करना। मतलब कहीं ना कहीं उसकी चारों ओर जो है बाउंड्री बनाना, ताकि कोई भी बाहर से आक्रमणकारी उस क्षेत्र पर कहीं ना कहीं आक्रमण न करे और वहाँ की जनता या वो राज्य है सुरक्षित रह सके। तो पहला बोला है उन्होंने सुरक्षा के लिए दुर्गबंदी करना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान है। दूसरा जो है, एक राज्य है उसके पास में संसाधन रिसोर्स होने चाहिए। जब संसाधन रिसोर्स होंगे तभी कहीं एक राज्य कहीं ना कहीं क्या है, व्यवस्थित तरीके से
चल पाएगा एक व्यवस्थित तरीके से, वहाँ का राजा कहीं ना कहीं उस राज्य को व्यवस्थित रूप से चला पाएगा। रिसोर्स होंगे तो वहाँ के लोगों के पास पर्याप्त खाने के लिए, रहने के लिए संसाधन होंगे, तभी तो कहीं ना कहीं व्यवस्थित रूप से रह पाएंगे लोग। तो कहीं ना कहीं दूसरा क्या है, संसाधन होने चाहिए। भूमि जन सामान्य का पोषण करने वाली हो और आपदा रोधी हो, मतलब जो उनके पास भूमि है वो कहीं ना कहीं उपजाऊ भूमि हो, प्रोडक्टिव भूमि हो, जहाँ पे उत्पादन अच्छा हो सके, उस टाइप की भूमि हो। साथ में तीसरा है संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी। राज्य में कृषि योग्य भूमि, खनिज, वन और चारागाह होने चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं राज्य ऐसा होना चाहिए जहाँ पर जो भूमि है वो एकदम उपजाऊ होनी चाहिए, साथ में ही वहाँ पर आपको रिसोर्स या खनिज मिनरल्स भी उस क्षेत्र में आपको मिलने चाहिए। साथ में वहाँ पे क्या होना चाहिए, वन भी होना चाहिए, चारागाह भी होने चाहिए। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं एक राज्य के अंदर होनी जरूरी है, तभी कहीं ना कहीं एक राज्य व्यवस्थित रूप से क्या कर पाएगा, वहाँ पर उसका संचलन या वो एक राज्य व्यवस्थित रूप से चल पाएगा। अगला जो है जल प्रबंधन। जल ही जीवन है, ये आपने स्लोगन सुना होगा। तो इसी से कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कौटिल्य ने कहा है कि कहीं ना कहीं जल का प्रबंधन भी व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। केवल वर्षा पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए कि बारिश आई तो जो है हमारा सिस्टम उस बारिश पर ही निर्भर रही, नहीं। बारिश से के अलावा भी कभी आपात की स्थिति में हो या ऐसा कभी समय आए जब कभी समय में बारिश नहीं हो, तो उस स्थिति में भी कहीं ना कहीं जल प्रबंधन का ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वहाँ के लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जल प्रबंध है, वाटर मैनेजमेंट है, केवल वर्षा पर निर्भर नहीं होना चाहिए बल्कि नदियाँ और जलाशयों का भी होना चाहिए उस राज्य के अंदर, और कहीं ना कहीं नहरी सिस्टम या मतलब कुल मिलाकर जल का एक सुव्यवस्थित प्रबंधन होना चाहिए ताकि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो ये कहीं ना कहीं और लास्ट बोला है अवसंरचना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं एक राज्य के अंदर सड़कों का जाल, परिवहन के लिए सही मार्ग, इस प्रकार का तंत्र सही तरीके से विकसित होना चाहिए ताकि जो है वहाँ के लोग व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के लिए साधनों का माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सके। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और अवसंरचना मतलब सड़क और जल मार्ग या इस प्रकार की व्यवस्था अच्छे से हो ताकि लोगों को परिवहन में कोई समस्या नहीं आए। तो ये बातें कहीं ना कहीं कौटिल्य ने कहा है। कौटिल्य की आदर्श जो राज्य है उसकी विशेषताएं आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि एक आदर्श राज्य की कौटिल्य ने क्या क्या विशेषताएं बताई है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला तो बोला है उन्होंने सुरक्षा होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है संसाधन, एक राज्य के पास क्या होना चाहिए, संसाधन भी होना चाहिए। तीसरे उन्होंने कहा है संपन्नता, संपन्न होना चाहिए। चौथा उन्होंने कहा है जल प्रबंधन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और पांचवा कहा है अवसंरचना। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं एक राज्य के पास होनी चाहिए। ये किसके अनुसार है, कौटिल्य के अनुसार है। कौटिल्य का जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें इस चीज का उल्लेख हमको मिलता है। इस पे आपको विशेष रूप से ध्यान भी रखना है। और ये पांचों चीजें हैं जो कौटिल्य ने बताई है अपनी पुस्तक। एक तो आपको कौटिल्य की पुस्तक का नाम ध्यान रखना है, कौन सी है, अर्थशास्त्र। और उस अर्थशास्त्र में कहीं ना कहीं कौटिल्य ने एक राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। ये जो है आपका इस टाइप का कंटेंट यूपीएससी में पूछा गया है। तो क्या देखते हैं, कौटिल्य का यह विवरण आज के स्मार्ट सिटी और आपदा प्रबंधन की अवधारणाओं से मेल खाता है। मतलब अब आज के मॉडर्न समय के अंदर जो हम स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट देखते हैं, एक स्मार्ट सिटी किस प्रकार से होना चाहिए या डिजास्टर मैनेजमेंट किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से होना चाहिए उसको, वो उस टाइप का कंसेप्ट सोचिए आप। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अपने बुक के अंदर उस समय भी इस चीज़ों को उल्लेख कर दिया था। तो उनकी दूरदृष्टि सोचिए, उस समय भी उनकी जो सोचने की थिंकिंग थी, सोचने की क्षमता थी, वो किस प्रकार से थी कि जो चीज़ें आज हम सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं कौटिल्य ने उस समय ही सोच ली थी। तो ये आपको विशेष रूप से इनके बारे में ध्यान रखना है और इन चीज़ों को विशेष रूप से याद भी रखना है। देखते हैं आगे। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड जो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है,
द्वितीय नगरीकरण, मेन कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट हो रहा है आपका। द्वितीय नगरीकरण, बेसिकली द्वितीय नगरीकरण है क्या? मैंने आपको बताया था कि जब हमारा भारत के अंदर जो हम देखते सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ पर क्या था, प्रथम जो नगरीकरण था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, आपने पढ़ी होगी ना क्लास 6 के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, वो तो क्या थी, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक है ना, ये तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और द्वितीय नगरीय सभ्यता की जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि जो प्रथम नगरीय सभ्यता थी उसका समय क्या था और किस समय उसका जो है कहीं ना कहीं विघटन हो गया था, कब वो सभ्यता समाप्त हो गई थी, उसका समय भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, इसको आपको विशेष रूप से बताना है कि प्रथम जो आपका नगरीय सभ्यता थी उसका अंत कब हुआ था, और उसके बारे में थोड़ा सा आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ में हम देखते हैं कि जो लमसम आप जो द्वितीय नगरीकरण था उनमें जो चीज़ें हैं मुख्यतः, एक तो आपको ध्यान रखना है कि लमसम पहली शताब्दी ईसा पूर्व में विशेष रूप से गंगा का मैदान हो गया, सिंधु घाटी हो गई, ये जो क्षेत्र थे इनके निकटवर्ती क्षेत्र में क्या हुआ, एक नवीन और जीवन नगरीकरण का चरण प्रारंभ हुआ, जो कि संपूर्ण उपमहाद्वीप में जो है फैला, जो संपूर्ण उपमहाद्वीप है ना उसमें फैला। इसके प्रमाण क्या है कि भाई इस क्षेत्र के अंदर जो है नगरीकरण फैला, तो इसके जो प्रमाण है कहीं ना कहीं हमको मिलते हैं कि इस क्षेत्र में हम देखते हैं पुरातात्विक उत्खनन। इस क्षेत्र के अंदर क्या देखते हैं, पहले देखते हैं पुरातात्विक उत्खनन देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि प्राचीन नगरों का जो अस्तित्व की है पुष्टि करते हैं कि भाई हाँ, इन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर कहीं ना कहीं हम प्राचीन नगरों का अस्तित्व की पुष्टि करते हैं कि यहाँ पर इस टाइप के नगर थे, ये जानकारी देते हैं। दूसरा देखते हैं कि प्राचीन साहित्य मिलता है हमको, जैसे उत्तर वैदिक, बौद्ध ग्रंथ, जैन साहित्य आदि, इन साहित्यों में कहीं ना कहीं नवीन नगरों का विशेष रूप से उल्लेख प्राप्त होता है। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि नवीन जो नगरीकरण है इसकी जो साक्ष्य है हमें दो प्रमुख स्रोतों के रूप में मिलते हैं। एक तो मिलता है पुरातात्विक स्रोत, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा आपका है प्राचीन साहित्य, प्राचीन साहित्य। इनके माध्यम से, इनकी मदद से हम कहीं ना कहीं जो है ये जो नवीन नगर है इनकी जानकारी प्राप्त करने में हमें मदद मिलती है। ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। नगरीकरण के जो इस नए चरण थे वो भारत में कहीं ना कहीं हम इनको द्वितीय नगरीकरण के रूप में जानते हैं। जो ये इन प्रमाणों के आधार पर हम कहते हैं कि भारत के अंदर क्या हुआ था, द्वितीय नगरीकरण हुआ था। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। देखते हैं जो मैं कुछ कंसेप्ट और दे रखा है नोट्स के रूप में, उस पर चर्चा करते हैं। द्वितीय नगरीकरण, सेकंड अर्बनाइजेशन। भारत के इतिहास में नगरीकरण के दो प्रमुख चरण माने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, दो प्रमुख चरण माने जाते हैं। यह अध्याय दूसरे चरण पर केंद्रित है, क्योंकि प्रथम चरण का जो केंद्रीय नगरीकरण था वो क्लास हमने 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पृष्ठभूमि डालते हैं, बैकग्राउंड। प्रथम नगरीकरण, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो लमसम 2600 से 1900 ईसा पूर्व के लमसम का जो समय था, उस समय प्रथम हमारी जो है नगरीकरण या प्रथम जो सिविलाइजेशन थी वो थी। इसके पतन इसके पतन के बाद जो है नगर लुप्त हो गए, मतलब जो सभ्यता थी, जो ये सभ्यता का अंत हुआ तो वहाँ पर जितने भी नगर थे वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। ठीक है ना, और लोग वापस कौन सी शैली में आ गए, लोग वापस ग्रामीण जीवन शैली में और लौट गए। मतलब जब कोई नगर होता है, मान के चलिए कोई नगर है, जब वो नगर विलुप्त हो जाएगा तो क्या होगा, लोग कहीं ना कहीं वापस किस शैली में आ जाएंगे, ग्रामीण जीवन शैली में वापस रहना प्रारंभ कर देंगे। वो कहीं ना कहीं नगरों से ग्रामों की ओर, ग्रामीण आवास की ओर, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवास करेंगे। तो यही हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जब नगरों का क्या हुआ, विनाश हुआ, वो खत्म होने लगे, तो लोग कहीं ना कहीं शहरों से गाँवों की ओर जाने लगे और वहाँ प्रवास करके वहाँ रहने लगे। तो ये कहीं ना कहीं बताता है। अंधकार युग या अंतराल, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक नगरीय जीवन लगभग लुप्त
रहा। मतलब ये समय था अंधकार युग, जो मैं कहीं ना कहीं फर्स्ट मिलियन बीसी तक नगरीय जो जीवन था वो कहीं ना कहीं पूरा समाप्त हो गया था। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो द्वितीय नगरीकरण था, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई, उसके बाद में द्वितीय नगरीकरण कब आया और किस समय आया, और वहाँ पर बेसिकली हम द्वितीय नगरीकरण के अंदर उन चीज़ों में फोकस करेंगे कि वहाँ पर जो द्वितीय नगरीकरण हुआ वो किन क्षेत्रों में हुआ, और उस समय क्या जो है द्वितीय नगरीकरण के अंदर हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ और मैंने आपको एनसीईआरटी के साथ में जो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें फैक्ट दे रखी है उसको भी साइड मैंने ऐड करने का प्रयास किया है। देखिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, अधिकांश महाजनपद गंगा के मैदान भाग में केंद्रित थे। इन इसके अनेक कारण हो सकते हैं। गंगा के उर्वरक मैदान जिसके कारण कृषि कार्यों का विकास संभव हुआ हो, समीपवर्ती पहाड़ियों में लोहे की उपलब्धता और नवीन वाणिज्य पथों का विकास। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बता रहा है जो द्वितीय नगरीकरण हुआ था, क्योंकि नगरीकरण कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में हुआ है आज तक जहाँ हम लोग पढ़े हैं, जहाँ पर नदियाँ कहीं ना कहीं प्रवाहित होती थी, नदियाँ जहाँ प्रवाहित होती थी वहाँ पर कहीं ना कहीं इस सभ्यताओं का विकास हुआ है। जैसे हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहाँ पर सिंधु नदी के कारण वहाँ पर उसका विकास हुआ था। इसी प्रकार से हम देखते हैं जो भारत में द्वितीय नगरीकरण है वो कहीं ना कहीं गंगा नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। देखते हैं द्वितीय नगरीकरण का उदय, जो समय बोलते हैं इसका जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब लगभग 600 बीसी का समय है। ये कब का समय है? 600 बीसी का समय है। क्षेत्र कौन सा रह गया? क्षेत्र जो हो गया गंगा के मैदान का भाग, इसमें सिंधु घाटी के कुछ क्षेत्र और निकटवर्ती इलाके। मतलब मुख्य क्षेत्र तो आपको देखोगे गंगा नदी का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं यदि गंगा नदी के क्षेत्र का जो पश्चिमी भाग है वो क्षेत्र भी कहीं शामिल हो सकता है। मुख्य तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है गंगा नदी का जो क्षेत्र है, गंगेटिक प्लेन है, वही कहीं ना कहीं आपका द्वितीय नगरीकरण का मुख्य क्षेत्र था। इसके कोई प्रमाण क्या मिले हैं कि यहाँ पर द्वितीय नगरीकरण हुआ, इसके साक्ष्य या सोर्स क्या थे? तो पहला है पुरातात्विक आर्कोलॉजिस्ट, प्राचीन नगरों के उत्खनन जैसे हस्तिनापुर, अंतरजी खेड़ा, कौसंबी, इन नगरों का क्या हुआ है? उत्खनन हुआ है। इस क्षेत्रों के अंदर इन क्षेत्रों के अंदर इन नगरों का उत्खनन हुआ है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था? द्वितीय नगरीकरण हुआ था। तो पहला हमने क्या सोर्स क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। दूसरा स्रोत है साहित्य स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक, बौद्ध, त्रिपिटक, जातक और जैन साहित्य, कहीं ना कहीं साहित्यों के रूप में भी हमें जो है बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, उत्तर वैदिक जो साहित्य है उसके साक्ष्य मिले। उसके साक्ष्य के आधार पर कहीं ना कहीं हमें इस क्षेत्र जो गंगा का क्षेत्र है वहाँ पर द्वितीय नगरीकरण के प्रमाण मिलते हैं। तो ये दो साक्ष्य हैं, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। पहले मैं आपको बताया भी था, उसके नोट्स के फॉर्मेट में आपके सामने ये चीज़ें लिखी हुई है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इससे संबंधित कुछ एग्जाम के ओरिएंटेड कुछ और चीज़ें मैंने आपको इसमें ऐड कर रखी। देखिए, पुरातत्व में इस काल को उत्तरी काले चमकीले मृदभांड संस्कृति से जोड़ा जाता है। इसे लोह युग क्रांति भी कहा जाता है। मतलब जब द्वितीय नगरीकरण हुआ था उस समय कहीं ना कहीं लोहे का उपयोग कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में हुआ, तो कहीं ना कहीं इसको हम क्या कहते हैं? लोह युग भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि कौन से युग में जो है या कौन से नगरीकरण में विशेष रूप से लोहे का अधिक उपयोग किया गया। तो आपका द्वितीय नगरीकरण था, उसमें विशेष रूप से लोहे का अधिक उपयोग किया गया। इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना? पूछ सकता है एग्जाम में। देखिए नीचे आप फोटो भी दे रखा है आपको, मैंने इसमें कुछ फोटो जोड़ रखे हैं, फोटो को देखिएगा। ये आपको देखिए राइट साइड में एक वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी कौसंबी, वहाँ का एक जो है भवन दे रखा है आपको। उस समय देखिए किस टाइप के भवन थे। ये महाजनपद की जो है वत्स महाजनपद था, उसकी राजधानी थी कौसंबी, उसका एक भवन था, उसके अवशेष के आपको फोटो देखने को दिखाए हैं आपने। देखिए साइड में अगला जो कंसेप्ट देख रहे हैं वो देख रहे हैं जनपद और महाजनपद। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जनपद क्या होते थे, महाजनपद क्या होते थे, ठीक है ना? ये आपको देखना है। तो हम देखते हैं कि उस समय जब ये जनपद महाजनपद की बात कर रहे हैं, जनपद और महाजनपद की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो प्रत्येक कुल या वंश था वो कहीं ना कहीं एक नियमित भूभाग से जुड़ा हुआ था।
मतलब कोई ऐसा एक भूभाग था जिनको कहीं ना कहीं हमने जनपद के रूप में देखा। क्या कोई ऐसा भूभाग जिसको कहीं ना कहीं जनपद के रूप में देखा और उसके ऊपर जो क्या कह सकते हैं शासन करता था उसको कहीं ना कहीं राजा या शासक के द्वारा संबोधित करते थे हम। ठीक है ना। मान के चलिए कोई एक क्षेत्र है जहाँ पर कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो वहाँ पर शासन कर रहा है उसको राजा या शासक के द्वारा शासक के रूप में हमने संबोधित किया। ठीक है ना। और संस्कृत में जब देखते हैं जनपद का जो अर्थ है सामान्य रूप से जनपद का सामान्य अर्थ जो है जन कह सकते हैं या जहाँ कह सकते हैं और रखा होगा और जहाँ लोग निवास करने लगे। मतलब कुल मिला के ऐसा क्षेत्र जहाँ लोग निवास करने लगे वो जनपद होगा। और उस क्षेत्र पर कहीं ना कहीं शासन करता था वो कौन करता था? राजा या शासक जो है शासन करता था। ये नॉर्मल आपको चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। ठीक है ना। पूछ भी सकता है नॉर्मल कि जनपद क्या है, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है ना। ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखते हैं जनपद शाब्दिक अर्थ क्या बोला है? जहां जन मतलब लोग अपने पद पग या चरण रखे हो। मतलब कह सकते हैं कुछ लोग या लोग जहाँ रह रहे हो। साधारण शब्दों में कह सकते हैं ऐसा स्थान जहाँ लोग रह रहे हैं। पग मतलब क्या होता है? पाँव होता है, चरण होता है, जहाँ लोगों ने अपने चरण या पाँव रखे। मतलब कुल मिला के उस क्षेत्र में जहाँ लोग रह रहे हैं उसको कहीं ना कहीं इन्होंने जन माना है। ठीक है ना। द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। और जो विकास हुआ है कहीं ना कहीं वो वैदिक कालीन जो है जन या कबीले एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में बसे तो वे जनपद कहलाए। मतलब कोई एक स्पेसिफाई एरिया था जहाँ पर ये लोग रह रहे थे उनको कहीं ना कहीं उन्होंने क्या माना? जनपद माना है। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान देना। क्या बोल रहा है? वैदिक कालीन जन या कबीले जब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में बसे तो ये जनपद कहलाए। मतलब किसी एक स्पेसिफाई एरिया में रहने लगे तो उनको क्या कह दिया गया? जनपद कहा जाने लगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इससे आगे देखते हैं कहीं ना कहीं चीजें हम कि भाई ये जनपद तो थे, जनपद से महाजनपद कैसे बने? जनपद से महाजनपद कैसे बने? तो जैसे जैसे उस क्षेत्र के अंदर व्यापारिक गतिविधियां वाणिज्य तंत्र विस्तार हुआ, व्यापार की गतिविधियां हुई, वाणिज्य कार्यों में लोग एक जनपद से दूसरे जनपद को जोड़ने लगे। ठीक है ना। वे विभिन्न जनपदों को आपस में जोड़ने लगे। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे व्यापार हो रहा था, वाणिज्य हो रहा था, तो एक जनपद के लोग दूसरे जनपद में जा रहे थे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े। वैसे ये जनपद भी विकसित होने लगे और 8वीं से 7वीं शताब्दी के लमसम या 7वीं से 8वीं शताब्दी में प्रारंभिक जो जनपद है मिलकर विशाल राज्य की इकाई के रूप में परिवर्तित हो गए। मतलब छोटे छोटे जनपद थे वो मिल गए और मिलके क्या बन गए? महाजनपद बन गए। कुल मैंने कहने का मतलब है कि जनपदों को मिलाकर क्या बनाया गया? महाजनपद बनाया गया। और ये लमसम 7वीं 8वीं बीसी का शताब्दी का समय था जब लोगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने गए और व्यापार से उनके अच्छे संबंध हुए और संबंध होने से कहीं ना कहीं वो क्षेत्र कहीं ना कहीं मिलकर एक महाजनपद के रूप में स्थापित हो गया। बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी, इतना ही। ठीक है ना। और ये महाजनपद बेसिकली भारत के विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी भाग में जो विशेष रूप से गांधार से लेकर पूर्व में अंग तक, मध्य भारत में देखें तो हमें ये अस्मक मतलब गोदावरी का क्षेत्र तक और अन्य महाजनपद छोटे छोटे और भी स्वतंत्र महाजनपद थे। तो पर मुख्यतः जो ये जो महाजनपद थे इस क्षेत्र में थे और मुख्यतः जो महाजनपदों की संख्या थी ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। वो संख्या जो थी आपकी 16 थी। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। इसकी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या थी 16। थोड़ा देखते हैं इसमें अंदर। महाजनपद 8वीं या 7वीं शताब्दी बीसी तक व्यापार और शक्ति विस्तार के कारण छोटे जनपद मिलकर विशाल राजकीय इकाई में बदल गए जिनको हमने महाजनपद के रूप में जाना। मैंने समझाया ना आपको कि भाई जब जो जनपद थे छोटे छोटे ये एक दूसरे से व्यापार करते थे और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये जो जनपद है मिलकर एक बड़े रूप में स्थापित हो गए जिसको हमने कहीं ना कहीं महाजनपद कहा है। क्या कहा है? हमने उनको महाजनपद कहा है। तो देखिए क्या बोला है? संख्या बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महाजनपदों को 16 संख्या में उल्लेखित किया है। मतलब एक बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम के अंदर। अंगुत्तर निकाय किस ग्रंथ किस
धर्म का ग्रंथ है तो बौद्ध धर्म का है। अंगुत्तर निकाय किसका है? अंगुत्तर निकाय ये आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है एग्जाम में। ठीक है ना, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जो है भगवती सूत्र जो कि आपका जैन ग्रंथ है, इन दोनों में कहीं ना कहीं ये उल्लेख मिलता है कि जो है आपका महाजनपदों की जो संख्या है वो कितनी है? 16 है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछता है बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पीसीएस तक में, यूपीएससी तक में पूछा गया क्वेश्चन है कि हमको कहाँ ऐसा उल्लेख मिलता है कि जनपदों की संख्या 16 है। तो इसके जो प्रमाण है हमको कहीं ना कहीं आपके जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय, उसमें कहीं ना कहीं हमको 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं इनका भौगोलिक विस्तार। ये भौगोलिक विस्तार इनका कहाँ कहाँ तक था, तो देखते हैं उत्तर पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में अंग तक। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो महाजनपदों का विस्तार था ये उत्तर पश्चिम में कहाँ से था? गांधार से लेकर पूर्व में अंग तक था, और दक्षिण में अस्मक अर्थात गोदावरी नदी तक था। इसका भी भौगोलिक विस्तार आपको विशेष रूप से याद रखना है। मतलब उत्तर पश्चिम में गांधार, उत्तर पश्चिम में तो बोल दिया आपको गांधार, पूर्व में बोल दिया अंग तक, और दक्षिण में बोल दिया अस्मक मतलब गोदावरी तक। इस क्षेत्र तक इसका विस्तार था। ये आपको विशेष रूप से बहुत, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा ना मैच द फॉलोइंग में, तो पूछ सकता है कि उत्तर में विस्तार कहाँ से है, दक्षिण में कहाँ है, और आपका पूर्व में कहाँ है। तो गांधार जो है आपका गांधार कहाँ पे है? जहाँ गांधार आपका पाकिस्तान साइड में है। ठीक है, पूर्व में जो अंग हो गया बिहार साइड में, और दक्षिण में गोदावरी उस साइड के अंदर आपका है अस्मक। दक्षिण में कहाँ पे है? अस्मक। ये अस्मक कहाँ पे है? साउथ इंडिया में। गोदावरी नदी कहाँ है? साउथ इंडिया में प्रवाहित होती है, उस क्षेत्र के अंदर है। तो ये चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। एक साइड में एक और फैक्ट दे रखा है, देखिए आपको, परिखा या खाई, मतलब एक किले होते, पुराने समय में जो किले बनाए जाते थे उनको सुरक्षा की दृष्टि से उनके चारों ओर इस टाइप की खाई बनाई जाती थी, ताकि कोई बाहर से आक्रमण करे ना तो एकदम किले पर जो है वो चढ़ाई न कर सके, किले पर फतेह न कर पाए। तो कहीं ना कहीं उनके चारों ओर से किसी क्षेत्र के अंदर खाई बनी होती थी, किसी क्षेत्र में खाई बना के उसमें पानी डाल देते थे। तो इस टाइप की जो चीज़ें बनी हुई थी उसी का कहीं बोल रहा है, परिखा या खाई, किले या किलेबंद शहर के चारों ओर एक गहरा तथा चौड़ा गड्ढा जिसमें पानी भरा था। तो ये कहीं ना कहीं परिखा या खाई कहलाती थी। आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आगे दो कंसेप्ट है उस पर फोकस करते हैं, देखते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि पुराने समय के अंदर 16 महाजनपद तो थे, पर उनमें से कुछ शक्तिशाली थे। उन महाजनपदों को आपको विशेष रूप से याद करना है। ये भी एग्जाम में पूछता है कि 16 महाजनपद थे, उनमें कौन कौन से महाजनपद थे जो सर्वाधिक शक्तिशाली थे। तो मगध, कौशल, वत्स, अवंती। मगध, कौशल, वत्स, अवंती, ये जो नगर थे, जो महाजनपद थे, ये विशेष रूप से क्या थे? शक्तिशाली थे। इसका भी एग्जाम बहुत पूछता है कि उस समय के अंदर सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद थे उनका नाम क्या है। तो आपका मगध, कौशल, वत्स, अवंती, ये सबसे शक्तिशाली जो है आपके महाजनपद थे। इसके साथ में देखते हैं कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था, उसका नाम क्या था? अस्मक था। ये भी पूछते हैं क्योंकि बाकी जितने भी आपके महाजनपद थे ना, ये कहीं ना कहीं आपके उत्तरी क्षेत्र की ओर, उत्तर की ओर थे। तो दक्षिण में सिर्फ एक जो है अस्मक महाजनपद ही था। कौन सा था? अस्मक महाजनपद था। ये कहीं ना कहीं गोदावरी के तट पर